आप सभी मित्रों का स्वागत है। देश की बात जनसंघ के साथ इस कार्यक्रम में आज हम सब एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न विचार करने योग्य यह है कि देश क्या है, देश किसे कहते हैं। राजनीति में देश का क्या महत्व है। देश शब्द दिश धातु से बना है, जिसमें दिशा हो, जिसकी एक दिशा हो, निश्चित दिशा हो, उसी का नाम देश है। इसलिए हमारे यहाँ लोकालिटी में भी जो लोकल विषय होते हैं उनको देश ही कहा जाता है। देश लोग बोलते हैं कुछ प्रांतों में ऐसा भी कि अपने देश चलेंगे। देश सबसे महत्वपूर्ण हम सबों के लिए है। देश यदि है तो हम सब हैं, देश नहीं है तो कुछ नहीं है। देश का भाग्य है तो सबका भाग्य है, देश का भाग्य यदि नहीं है तो किसी का कुछ नहीं है। और देश शब्द जो है उसका ही पर्याय जो है वो राष्ट्र है, दोनों में अंतर नहीं है। राष्ट्र शब्द की चर्चा हमारे यहाँ वैदिक काल से लेकर आज तक चलती आ रही है। वेदों में, जो वेद प्राचीनतम ग्रंथ हैं, यूनाइटेड नेशंस ने जिनको माना है कि विश्व के प्राचीन ग्रंथ जो हैं वो वेद हैं, ऋग्वेद है, उस ऋग्वेद से लेकर और अद्यतन अर्वाचीन संपूर्ण साहित्य में, संपूर्ण स्थानों में, माने अपने ग्रंथों में या प्रेरणा के जो स्थल हैं उन समस्त स्थानों में राष्ट्र का उल्लेख है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद सब में राष्ट्र का उल्लेख है। उपनिषदों में भी राष्ट्र की चर्चा है किसी न किसी रूप में। तो जब राष्ट्र शब्द कहते हैं तो उसका अर्थ है कि एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री, एक भौगोलिक सीमा, एक क्षेत्र, और दूसरा उसकी संस्कृति, उसका प्राण। जैसे हमारा एक शरीर है, इस शरीर के अंदर हमारे प्राण हैं, तब हम एक जीवित व्यक्ति के रूप में हमारी पहचान है या हम जाने माने जाते हैं। उसी तरह राष्ट्र का मतलब जो भूभाग है, भूमि का भाग, और उस भूभाग विशेष की जो विशिष्ट संस्कृति है, जो उसकी सांस्कृतिक विरासत है, जो सांस्कृतिक प्रवाह है, उसका संरक्षण, संवर्धन है, ये सब मिलकर राष्ट्र कहलाते हैं। इसलिए मैंने आरंभ में कहा कि देश जिसकी दिशा हो। देश की दिशा क्या होगी? अपने लोगों, अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर, उसके संरक्षण, संवर्धन करने का अभियान। इसलिए देश की बात करने के लिए पॉलिटिक्स है, राजनीति है। राजनीति का अर्थ सत्ता सेवन नहीं। राजनीति का अर्थ सत्ता के लिए ये न के न प्रकारेण जोड़ तोड़ करना नहीं। सत्ता की होड़ में रहना ये राजनीति नहीं है। समाज की सेवा करना राजनीति है, समाज का संगठन करना राजनीति है। देश या राष्ट्र के स्वरूप को विकृत या विलुप्त होने से बचाना राजनीति है। विश्व में कई सभ्यताएं आईं और कई चली गईं। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हमारी हस्ती आज तक नहीं मिटी। इसके पीछे कौन सी बात है? इसके पीछे कौन से कारक हैं? इसके पीछे हमारे देश की राजनीति, हमारे देश की राजनीति की धारा, ये मुख्य कार्य है, ये मुख्य कारक है। इसके कारण हमारी हस्ती आज तक मिटी नहीं। सांस्कृतिक धरातल पर हम बहुत उत्तम स्थिति में आज तक अपने को सुरक्षित रखे हुए हैं। जबकि दौरे जहां हमारा सदियों रहा है दुश्मन, हमारे दुश्मनों की कमी नहीं रही। आज भी दुश्मनों से हम घिरे हुए हैं, पहले भी घिरे हुए थे। लेकिन उन समस्त आपत्तियों, विपत्तियों के बावजूद आज तक हमारी सांस्कृतिक जीवंतता का यह परिचायक है, हमारे संघर्षों का यह सुखद परिणाम है
कि आज भी एज ए नेशन, एक राष्ट्र के रूप में हम अपने को बचाए हुए हैं और आज भी अपने अस्तित्व और आदर्श की रक्षा के लिए हम जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं, जूझ रहे हैं। राजनीति का अर्थ समाज की सेवा है, देश की सेवा है। राजनीति का अर्थ प्रबंधन है, हमारे शासन का, प्रशासन का, व्यवस्थाओं का बेहतर प्रबंधन हो सके, ये राजनीति का औचित्य है, ये राजनीति का अर्थ है। यदि बेहतर प्रबंधन करने में हम अक्षम हैं तो फिर वह राजनीति नहीं, वह अराजकता का परिचायक हो जाती है। राजनीति में और अराजकता में, राज शब्द का अर्थ होता है हमारे यहाँ व्याकरण शास्त्र की दृष्टि से शोभने, राज शोभने धातु, उससे राजा शब्द भी बनता है और राजकीय, ये सब सारे कार्य भी बनते हैं। तो राजनीति जो राष्ट्र को, समाज को सुशोभित करे, राजा जो सुशोभित करे, ऐसा नहीं कि जो राष्ट्र को कलंकित करे, उसे अराजकता के दौर में डाले, वो राजनीति नहीं है। इसलिए राजनीति का अर्थ है समाज का कुशल प्रबंधन करना, समाज का बेहतर संचालन करना, समाज की, राष्ट्र की, इसकी चौहद्दी की, इसकी चार दीवारी की सुरक्षा करना। और सबसे बढ़कर जो सबसे बड़ा राजनीति का दायित्व है या राजनीति का कार्य है, वह कार्य है समष्टि हित। शास्त्र की शब्दावली में उसे समष्टि हित कहते हैं और अद्यतन आधुनिक राजनीति शास्त्र में उसे जन कल्याणवाद कहते हैं। पब्लिक का, पीपल वेलफेयर, वेलफेयर टू वन एंड ऑल, सबका कल्याण जिसके द्वारा हो। दुर्भाग्य से ये परिभाषाएं बदल गई हैं। आज की तारीख में जो अपना कल्याण करना चाहता है वह राजनीति को सेफ जोन समझकर, अच्छा बिजनेस और अच्छी प्रसिद्धि का माध्यम समझकर इसमें है। लेकिन वस्तुतः राजनीति समष्टि के लिए है। जब हम शपथ लेते हैं, चुनाव लड़ते समय हम लोगों को शपथ लेने का मौका मिला है और जिन लोगों ने चुनाव जीत लिए हैं, कई बार जीते हैं, उन्हें बार बार पद और गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है। उसमें हम क्या बोलते हैं? राजनीति की परिभाषाएं जो हमारे संविधान निर्माता, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। उसमें बोलते हैं विधि, मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान में सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। एक तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वो किसके द्वारा स्थापित है? विधि द्वारा, एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स, लॉ अबाइडिंग पीपल। ये राजनीति की सबसे बड़ी आवश्यकता है, अर्हता है। दुर्भाग्य से क्या हो गया, आज की तारीख में लॉ माने कानून को धता बताने वाले, कानून की धज्जियां उड़ाने वाले लोग जो हैं वो राजनीति में और अच्छे सूरमा के रूप में, स्थापित नेता के रूप में माने जाने जाते हैं। तो एक संगति यहाँ आ गई। हम शपथ लेते हैं कि हम भारत के संविधान में सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेंगे। वह संविधान कैसा है? कहा विधि द्वारा स्थापित, और उस विधि के ही विपरीत हमारा आचरण है। विधि विपरीत आचरण करने वाले भला राजनीति का क्या भला कर पाएंगे? सच्ची श्रद्धा लिखा है। श्रद्धा तो सच्ची ही होती है, लेकिन संविधान निर्माताओं के मन में यह धारणा होगी कि श्रद्धा के साथ सच्ची श्रद्धा अवश्य रखते हैं। अब उसका क्या, उस शपथ का, उस सच्ची श्रद्धा का क्या परिणाम है, यह कहने की आवश्यकता नहीं, वो सामने है। लेकिन तीसरी चीज है निष्ठा। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। निष्ठा बहुत ऊंची चीज है। सिद्धांत के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, नेतृत्व के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, और इससे बढ़ते बढ़ते राष्ट्र के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। भयंकर से भयंकर परिस्थितियों में भी हम राष्ट्र की निष्ठा को कभी आंच नहीं आने देंगे। ये हमारा चरित्र होना चाहिए। अभी परिस्थिति क्या है? परिस्थिति यह है कि बहुत ऊंचे पदों पर आरूढ़ व्यक्ति भी, बहुत ऊंचाई वाले दायित्वों से संपन्न व्यक्ति भी राष्ट्र के साथ, उसकी निष्ठा के साथ खिलवाड़ करते हुए, राष्ट्र हितों के साथ एक प्रकार से कहा जाए द्रोह करते हुए दिखाई दिए हैं। वो पकड़े गए हैं। ऊंचे अधिकारी भी पकड़े गए हैं, सैन्य पदाधिकारी भी पकड़े गए हैं, और कभी कभी और क्षेत्रों के, विविध क्षेत्रों के लोग भी पकड़े गए हैं। अराजकता, अपराध, भ्रष्टाचार
और देश के साथ एक प्रकार से द्रोह, और इन सब को मिलाकर जो एक इनका एक मिक्सिंग बॉक्स है, उसका नाम हो गया है आजकल पॉलिटिक्स। और धीरे धीरे चूंकि राजनीति को कलंकित करना है, दूषित करना है, तो धर्म को पहले दूषित करो। दोनों के अन्योन्याश्रय संबंध हैं, तो धर्म को भी दूषित करने में वैसे तत्व ज़्यादा, धर्माभास जिसको पुराणों में कहा है, धर्म का आभास कराने वाले अधार्मिक तत्व वहाँ भी बढ़ गए, और राजनीति का आभास कराने वाले अराजक तत्व यहाँ भी बढ़ गए। राजगद्दी और व्यास गद्दी दोनों को दूषित और लांछित कर दिया। आज मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में देखा, एक फिल्म का विज्ञापन है, उसका कोई नाम है आश्रम इत्यादि ऐसा करके, और उसमें लिखा है कि भक्ति नहीं भ्रष्टाचार। वस्तुतः जब हम शास्त्र देखेंगे, वाल्मीकि रामायण देखेंगे, अन्यान्य ग्रंथ देखेंगे, तो उसमें आश्रम शब्द की पवित्रता का वो आभास होगा, भान होगा। 4 आश्रम हमारे यहाँ वैदिक हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यास आश्रम। फिल्म बनाने वाले ने किस आश्रम का क्या नाम रखा, रामचरितमानस में भगवान श्री राम जिस पर्णकुटी में विराजमान होते हैं उसका नाम है आश्रम। मम मन सीता आश्रम नाही, लक्ष्मण से कहते हैं कि सीता आश्रम में नहीं, मेरा मन ऐसा कह रहा है। उस आश्रम की मर्यादा को, उस आश्रम शब्द की पवित्रता को लांछित करने में जहां अराजक अधार्मिक तत्वों का, धर्मद्रोही तत्वों का हाथ रहा है, वहीं उसका फिल्मांकन करके और हमारी पवित्रता को, हमारी प्राण शक्ति को, हमारी प्रज्ञा शक्ति को, हमारे विशेष संस्कार को और उसको लांछित करने में तथाकथित ये संचार तंत्र, प्रचार तंत्र, मीडिया तंत्र, फिल्म तंत्र, इनका सबसे ज़्यादा हाथ है। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने आरंभ में कहा कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, हमारी हस्ती मिट नहीं रही है। न धर्म समाप्त हो रहा है, न राजनीति समाप्त हो रही है, न देश समाप्त हो रहा है। मतलब क्या? अंदर से संघर्ष करने वाले कुछ लोग इसमें हैं। अंदर से त्याग तप, अंदर से सच्ची श्रद्धा और निष्ठा का अनुभव करके और देश की सेवा करने के लिए समर्पित लोगों की टीम हमारे पास है, वैसी टोली है। और उस टोली का यह परिणाम है कि देश, इसकी संस्कृति, इसकी अर्थव्यवस्था, इसकी सारी चीज़ें, इसकी समाज संरचना यथावत है, ज्यों की त्यों है, कोई आँच उस पर अभी तक नहीं आई। तीसरी बात आती है, वो है नेतृत्व। पहला ध्येय है हमारा। वो ध्येय कौन है? ध्येय माने जिसकी हम उपासना करें, जिसका हम ध्यान करें। कस्मै देवा यह हविखा विधेमा, ऐसा वेद में ऐसी स्तुति की है, ऐसी प्रार्थना की है। किस देवता की उपासना करें? तो हमारा उत्तर है राष्ट्र देवो भव। इस राष्ट्र देवता, इसकी संस्कृति, इसके धर्म, इसकी परंपरा, इसके प्रवाह की रक्षा करने के लिए, उसकी उपासना करने के लिए हमारे यहाँ भगवान भी, हम सनातनियों की मान्यता में, विविध अवतार धारण करते हैं। वे भी आते हैं, किसके लिए आते हैं? इस राष्ट्र की रक्षा करने के लिए आते हैं। श्रीमद् रामायण में, वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री रामभद्र के वचन हैं। मानस रामायण में उसका अनुवाद भी है। विभीषण ने कहा कि ये लंका बहुत अच्छी है, आप यहाँ रहिए। तो भगवान श्री रामभद्र ने क्या कहा? लक्ष्मण जी से कहा, आप इस स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये भारतीय सनातन शास्त्रीय परंपरा का उद्घोष है और पूर्णावतार भगवान श्री रामभद्र का उद्घोष है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि, ये 2 स्वर्ग से भी बड़े हैं। स्वर्ग यदि सामने हो और जननी जन्मभूमि सामने हो, तो जन्म देने वाली माँ और जिस मातृभूमि में, जिस भूमि विशेष में हमारा जन्म हुआ, वह स्वर्ग के सामने इनकी महिमा बहुत ऊंची है। और स्वर्ग इनके सामने एक प्रकार से त्याज्य है, ग्राह्य नहीं है। ये राष्ट्र के प्रति, ये देश के प्रति, इसकी मिट्टी के प्रति हमारी निष्ठा है, हमारी मान्यता है और हमारी श्रद्धा है। इस श्रद्धा का यहाँ यह दिग्दर्शन है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ विनम्र शब्दों में कि कृपया अशास्त्रीय फिल्मांकनों से और अराजक तत्वों के कुछ लांछित कर्मों से कम पवित्र शब्दों को बख्श दें, उसको मुक्त कर दें। ये उचित नहीं है। तो पहला ध्येय है राष्ट्र, देश।
उसके बाद उसकी साधना करने की जो विधा है, विधा माने विधि, उसका नाम है राजनीति, और जो साधक है उसका नाम है नेतृत्व। प्रजातंत्र में कार्यकर्ता जो हैं वही नेतृत्व हैं, उन्हीं से नेतृत्व उत्पन्न होता है। कार्यकर्ताओं में यह शक्ति है कि जिसे चाहे नेता बना दें, जिसे चाहे हटा दें। इसलिए हम देखते हैं कोई पद स्थायी नहीं होता, और परिणाम क्या होता है, कोई रातों रात आकाश में आ जाता है और रातों रात फिर अर्श से फर्श पर, किसी को फर्श से अर्श पर। यह शक्ति किस में है? यह कार्यकर्ताओं में शक्ति है। कार्यकर्ता सबसे बड़े बली हैं, और वे कार्यकर्ता सफल कैसे होते हैं? जब वे अपने को कार्यकर्ता माने। जो सही कार्यकर्ता होगा वही सही नेता हो सकता है। कार्यकर्ता सही नहीं होगा वह सही नेता नहीं होगा। जिसने नेतृत्व के प्रति आस्था रखी हो, उससे सीखने की कोशिश की हो। मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ, बहुत लोगों के साथ केवल मेरा सौभाग्य नहीं है, लेकिन मेरा विशेष रूप में मैं इसलिए कृतज्ञता ज्ञापन के लिए कहता हूँ कि समादरणीय हमारे नेता प्रोफेसर बलराज मधोक जी, जिनका हृदय वात्सल्य से भरा रहता था, और किस प्रकार हम लोगों को बैठाकर किस प्रकार सिखाते थे, बोलते थे, हम लोग लिखते थे, डिक्टेट करते थे, प्रस्ताव लिखवाते थे। सारे काम उनके मार्गदर्शन में, उनके सानिध्य में हुआ, और हम लोगों का दायित्व क्या था? पूर्णतया समर्पित। और वो नेता सचमुच में नेता थे। उन्होंने क्या आरंभ में कहा कि देश की निष्ठा, समाज की सेवा के लिए हम राजनीति में हैं, मनी मेकिंग के लिए नहीं है, पद पैसा प्रतिष्ठा के लिए इसमें नहीं है, समाज की सेवा के लिए है। अब यदि यह लक्ष्य हो जाए कि समाज की सेवा के लिए हम राजनीति में हैं, तो भला हमारे असफल होने का फिर कभी प्रश्न होगा क्या? हम तो हमेशा सफल हैं, क्योंकि अपनी क्षमता से, समाज ने जितनी क्षमता हमें दी है उतनी क्षमता के अनुरूप हम समाज की सेवा में दृढ़तापूर्वक निरत हैं, संलग्न हैं। हमने समाज को कभी इग्नोर नहीं किया। समाज के लिए जीना, समाज के लिए मरना। लेकिन इसको करोगे कैसे? बलराज मधोक जी ने समझाया। तो दो चीज़ें उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि पहले तो शिक्षा पूरी कर लो, शिक्षा पूरी करनी जरूरी है, और शिक्षा के बाद रोटी की समस्या का हल करो। और ये सीख डॉक्टर मुखर्जी ने मधोक साहब को दी थी। जब उन्होंने कॉलेज से इस्तीफा दे करके फुल टाइम जनसंघ का काम करना शुरू किया, 7-8 दिनों तक डॉक्टर मुखर्जी जी ने देखा कि बलराज जी अब कॉलेज नहीं जा रहे हैं, दिन रात कार्यालय के ही इर्द गिर्द दिखाई दे रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि कॉलेज? इन्होंने कहा चूंकि कॉलेज का काम करते हुए पार्टी का काम करना मुश्किल था, इसलिए मैंने त्याग पत्र दे दिया है। तो उन्होंने कहा कि कॉलेज में लौटकर और अध्यापन कार्य को वृत्ति बनाकर, पेशा बनाकर ही आप बढ़िया काम कर पाएंगे, राजनीति और पार्टी और देश तीनों की सेवा कर पाएंगे। अन्यथा जिन लोगों का पेशा ही समाज सेवा है, बुरा न मानो होली है, वे इसे कलंकित कर सकते हैं। लेकिन जिसका पेशा अलग है, रोटी का जरिया अलग है, वह अपनी रोटी में से कुछ निकाल कर, कुछ बचाकर देश की सेवा कर सकता है, करता है। तो सिद्धांत ये है कि हम अपने को स्वावलंबी कर लें, और स्वावलंबी जीवन करके और शिक्षा से परिपूर्ण रहें। यदि शिक्षा की कमी रहेगी तो मन में कई प्रकार की विकृतियां आएंगी और संग के कई प्रकार के दोष आ सकते हैं। लेकिन जिसकी शिक्षा संपूर्ण है, जो निरंतर शिक्षा में, निरंतर विद्या में लगा हुआ है, वह समाज की बेहतर सेवा कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे कुछ मित्र टिप्पणी कर रहे हैं कि उनका संपर्क नहीं हो रहा है। तो मेरे जो साथी सुन रहे हैं, श्री कौशिक जी या श्री शास्त्री जी, उन लोगों से आग्रह है कि इसका लिंक अभी बोलते हुए और इसे शेयर करके श्री हरीश भाई याग्निक को, श्री सतीश जी प्रयाग को, उनको कृपया भेज दें, क्योंकि लाइव कार्यक्रम के बीच में उनके संदेश मिल रहे हैं। और जो लोग अभी सुनने से बच जाएंगे वे बाद में भी सुन लेंगे। लेकिन आप सब जो हमारे वरिष्ठ नेता सुन रहे हैं, वो सब इसका लिंक शेयर कर लें, और शेयर करके विभिन्न ग्रुपों में डाल दें, ताकि जो हमारे मित्र और सुनना चाहते हैं या मिलना चाहते हैं इस बातचीत में, इस संवाद में,
वो हमारे साथ बढ़िया से जुड़ सकें। तो मैं निवेदन कर रहा था कि कार्यकर्ता में यह शक्ति है। कार्यकर्ता में कितनी बड़ी शक्ति है, थोड़ी देर और विचार करें। कोई भी कार्यकर्ता अपने लिए कुछ नहीं करता, जो करता है वो नेता के लिए करता है, समाज के लिए करता है, दल के लिए करता है, समूह के लिए करता है। इसलिए आज की प्रचलित राजनीतिक शब्दावली में कार्यकर्ताओं की जब बात आती है, उनके असंतोष की बात आती है, तो उसमें नेता लोग बोलते हैं कि कार्यकर्ताओं का मान सम्मान रखा जाएगा। कार्यकर्ता मान सम्मान का भी भूखा नहीं है, लेकिन उसे मान सम्मान इस शब्द से, इस जादू से उसे वश में लोग रखते हैं। मतलब क्या हुआ? अभिप्राय यह है कि टोटल सरेंडर, जिसमें पूर्ण समर्पण है, वही कार्यकर्ता है। और उस कार्यकर्ता के तन मन धन जीवन पल पल क्षण क्षण के समर्पण के कारण और कोई नेता बनता है। नेता कोई अपने से नहीं बन सकता। आज की तारीख में जब सब कुछ पेड है, सारी चीज़ें धन बल से हो रही हैं, सारी अमेरिका में चुनाव हो रहा है, एक वहाँ के वरिष्ठ पत्रकार ने तो यहाँ तक लिख दिया कि क्या यह अमेरिकन लोकतंत्र का यह आखिरी चुनाव होगा? हम तो कई वर्षों से यहाँ आवाज़ उठा रहे हैं, अपनी हर लड़ाई में, अपने हर चुनाव में, अपनी हर सभा में हमने ध्यान दिया है, लोगों का ध्यान खींचा है कि भाई ये धन तंत्र जो है ये जनतंत्र का सबसे बड़ा घातक है। धन तंत्र का प्रभाव यदि कम हो जाए, समाप्त हो जाए, तो जनतंत्र सही अर्थों में फल फूल सकता है। लेकिन यदि धन तंत्र पर अंकुश नहीं लगाया गया तो जनतंत्र नहीं बचेगा। आज हमारे यहाँ जाति तंत्र है, चाहे जितनी योग्यता हो, लेकिन जब तक इक्वेशंस जिसको कहते हैं, जातीय समीकरण जब तक कंस्टिट्यूएंसी के उस व्यक्ति का अनुरूप नहीं है, तब तक वह जीत नहीं सकता। योग्यता के कारण व्यक्ति जीत जाए कहीं से संभव नहीं है। दूसरी बात मैंने अनुभव किया, मैंने कल इसी तरह से वर्चुअल संवाद में कहीं चर्चा की थी, आज मैं दोहराना उचित समझता हूँ कि 2014 और 2019 में दोनों चुनावों में श्री नरेंद्र मोदी जी की लहर चल रही थी, ऐसा बताया गया। और ये बात सही भी है, क्योंकि उस लहर में हम लोग भी झुलसे हुए हैं। अभी तक उसकी आंच हम लोगों को बढ़ने नहीं दे रही है। लेकिन उस लहर के बावजूद जो एडीआर के रिपोर्ट्स आए, जो उनके सर्वेक्षण आए, उसके आधार पर यह बात स्पष्ट हुई कि 44 पॉइंट सम कुछ % आपराधिक रिकॉर्ड के लोग, पृष्ठभूमि के लोग निर्वाचित हुए। और उसमें से भी जो मेजॉरिटी है उनकी, उसमें सब 5 करोड़ 10 करोड़ से ऊपर के ही स्वामी हैं, कोई उससे नीचे का नहीं है। तो धन तंत्र और अपराध तंत्र ही इस जनतंत्र को चला रहा है, इसका संचालन कर रहा है। ऐसे में विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा का क्या हश्र हुआ, इसको समझना चाहिए। जनतंत्र और धनतंत्र दोनों में बहुत वो होड़ लगी हुई है, लड़ाई चल रही है। और इसमें अभी तक धन तंत्र अपराध तंत्र के साथ मिलकर जनतंत्र को बर्बाद कर रहा है, मटियामेट कर रहा है। और उसको दुरुस्त करने के लिए, उसको सही करने के लिए समाज को, समाज की चेतना को जगाना पड़ेगा, उसको उठाना पड़ेगा। कौन उठाएगा? कौन ये काम करेगा? इसके लिए ये तो बहुत मूर्खों का काम सिद्ध हो जाएगा आज की राजनीति में। मुझसे 2000 में मेरे एक मित्र भी थे, और बिहार में हमारे यहाँ बक्सर ज़िले में उनको हमने ज़िला का मंत्री भी बनाया था। उस समय पहला चुनाव विधानसभा का मैं 2000 में लड़ा था। तो उन्होंने कहा कि आप की योजनाएं क्या क्या हैं। मैंने बताया कि राजनीति को अपराध से, भ्रष्टाचार से मुक्त करना। वो हंसने लगे। उन्होंने कहा कि ये तो गायत्री परिवार की कार्यसूची है, उस एजेंडे को लेकर जनसंघ कैसे चलेगा? ये भला राजनीति करने वाला व्यक्ति इस तरह की बात करेगा? हमने कहा हम राजनीति करनी है, हम राष्ट्र की उपासना करने वाले। उतना धैर्य है हमारे अंदर, हम कुछ बनना नहीं चाहते, जो बन गए हैं वही रहना चाहते हैं। और हमने अभी निवेदन किया कि जितने महान नेता के साथ हम रहे हैं, जिनकी सादगी, जिनकी सज्जनता और जिनकी चिंतन की विशालता का
उसकी छाया का सुखद एहसास हमको जो हुआ है, वह दुनिया के किसी भी पद पर पहुंच जाने के बावजूद वह सुख नहीं मिल सकता। उस सुख को, उस संतोष को प्राप्त करके तब हम यहाँ बैठे हैं और तब हमने जीवन खपा दिया इसमें। और वही हमारा आज भी एजेंडा है। समाज की यदि सही अर्थों में रक्षा करनी है, राष्ट्र की सही अर्थों में रक्षा करनी है, तो राष्ट्र और राजनीति को, समाज और राजनीति को अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त बनाना पड़ेगा। जिस दिन जातीयता के स्थान पर योग्यता का चयन होने लगेगा, जिस दिन सिद्धांत निष्ठा को प्रश्रय दिया जाने लगेगा और अवसरवादिता समाप्त हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, दुर्बल हो जाएगी, उस दिन समझना चाहिए कि भारत का भाग्य जो है वो बदल रहा है। आज वह चीज़ नहीं है। अभी बिहार में चुनाव होने वाले हैं, मैं यहाँ हूँ, मैं बिहार का एक आध उदाहरण देता हूँ। 2014 में आनन फानन में चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए में श्री रामविलास पासवान को शामिल किया। ये वही पासवान जी हैं जिन्होंने एक वोट के लिए वाजपेयी जी की सरकार गिराई थी, और ठीक 2 महीने बाद जब सरकार बनी तो उस सरकार में मंत्री बन गए। न कोई सिद्धांत निष्ठा और ना ही कोई वैचारिक प्रतिबद्धता, और अवसरवादिता इतनी, एक दिन पहले उन्होंने कुछ और कहा, दूसरे दिन कुछ और कहा। जिस सरकार को एक वोट से गिराई उसी सरकार में शामिल हो गए, और फिर इन्हीं नरेंद्र मोदी के कारण उन्होंने वाजपेयी सरकार से रिजाइन किया और नई पार्टी बनाई, और उन्होंने बहुत दिनों तक नरेंद्र मोदी को राजनीति में उनकी आलोचना करते रहे, उनको जो नहीं कहना चाहिए वो सब कहते रहे। और जब उनका पूरा कुनबा चुनाव हार गया था, सारे जातीय समीकरणों के बावजूद, और वे समझ गए थे कि अब उनके परिवार के सारे लोग संसद विधानसभाओं में हुआ करते थे, लेकिन सारे लोग जब पॉलिटिक्स में एकदम अयोग्य हो गए, कोई चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं रहा, तो पुत्र के साथ उन्होंने नरेंद्र मोदी की शरण ली, और आज भी उनकी पार्टी एनडीए का पार्ट एंड पार्सल बना है। और एनडीए के दरवाजे खुले हैं, क्योंकि वहाँ भी कोई वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं है। आपने कल गाली दी है तो अच्छी बात है, और गाली कोई व्यक्तिगत हो तो बात अलग होती है, वैचारिक बात थी, विचारधारा का एक सिद्धांत विशेष का विरोध था, उन्होंने उन्हें अपना लिया। अब हमारे यहाँ दूसरे प्लेयर हैं इस क्षेत्र के, उनका नाम है श्री जीतन राम मांझी। मांझी जी ने 20 अगस्त को लालू प्रसाद जी के नेतृत्व वाले महागठबंधन से नाता तोड़ा, और इस बीच में उनकी नीतीश जी से कई बार भेंट हो चुकी थी, फिर नीतीश जी के पास चले गए। नीतीश जी ने मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया ताकि मोदी जी को रिसीव करने उनको एयरपोर्ट पर न जाना पड़े। परिस्थिति ऐसी हुई कि बाद में नीतीश जी मोदी जी मिल गए, मांझी जी को काफ़ी सीटें दी गईं, सब उन्होंने हरा दिए, खुद 2 सीटों से लड़कर 1 सीट पर विजयी हुए, एक अपनी सीट भी नहीं निकाल सके। और उन मांझी जी को इतना प्रश्रय दिया गया, क्यों दिया गया? जिस वर्ग से हैं उसके कितने प्रतिशत वोट हैं, और यही इस देश के लिए घातक है। मैं ज़्यादा लंबी बातें करना नहीं चाहता, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ असमानता पर, आरक्षण इत्यादि के क्रम में टिप्पणी की है, उधर मैं ध्यान नहीं खींचना चाहता। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि राजनीति में यदि कोई सिद्धांत निष्ठा नहीं है, कोई किसी के साथ कभी भी जाने को तैयार है, और किस लिए तैयार है? अवसरवाद का, स्वार्थ का, तुच्छ लाभ का और लोभ का इतना नंगा प्रदर्शन, और ये जातियों के ठेकेदार, और उन्हीं के द्वारा धर्मतंत्र भी दूषित हो रहा है, और कभी इधर से कभी उधर से उनकी भागदौड़ चल रही है, आया राम गया राम का खेल चल रहा है। नीतीश जी ने मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया, मांझी जी ने नीतीश जी से बगावत की, नीतीश जी के साथ से छोड़ करके फिर लालू जी के पास गए, लालू जी के पास से फिर आ गए नीतीश जी के पास, अब उनको फिर 10 सीटें देने की बात चल रही है। कोई सिद्धांत तो होनी चाहिए। हाँ, इस बात में हमें गौरव है कि हमारे नेता बलराज मधोक जी ने एक बार जब डॉक्टर मुखर्जी से दीक्षित और शिक्षित हुए, और एक बार जब उन्होंने जनसंघ का नाम लिया, तो जीवन में दूसरा नाम नहीं लिया। यह जगजाहिर है, यह सर्वविदित है कि स्वयं श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर बनाने का प्रस्ताव दिया था,
राज्यसभा में लेने का प्रस्ताव दिया था राजीव गांधी जी ने, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आप लोगों की पूरी तरह से और आप लोगों का समर्थन करूंगा, आप लोगों के हितों की रक्षा करूंगा, लेकिन कब? आप 370 हटा दीजिए, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दीजिए। मिनिस्टर बनने के लिए मैं पॉलिटिक्स में नहीं। और यह जो त्याग है, यही उनको अन्यों से भिन्न स्थान पर खड़ा करता है। तो ये नेतृत्व है। नेतृत्व में साहस होना चाहिए, पुरुषार्थ, पराक्रम होना चाहिए, त्याग होनी चाहिए, प्रजावत्सलता होनी चाहिए। नेतृत्व ऐसा हो जो कार्यकर्ताओं का संभाल भी करे, उनके लिए वात्सल्य प्रेम उसके हृदय में हो। जैसा मैंने उल्लेख किया, संयोग से मैं अपने गुरुओं के संपर्क में, राजनीति में मैंने मधोक साहब का उल्लेख किया, उनके निकट रहने का मुझे बहुत सौभाग्य मिला है और उनके द्वारा संपोषित होने का बहुत सौभाग्य मिला है। उसी का परिणाम है कि आज इस रूप में, इस क्षेत्र में हम अभी भी सक्रिय हैं, कार्य कर रहे हैं। ये उनकी प्रेरणा है। किस प्रकार से वो वात्सल्य प्रेम देते थे, और अभी भी अपने प्रातः स्मरणीय गुरुदेव अनंतानंत श्री समलंकृत श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य गोवर्धन मठपुरी पीठाधीश्वर श्री शंकराचार्य भगवान के श्री चरणों में बैठकर जिस प्रकार की प्रीति, जिस प्रकार का स्नेह उन्होंने दिया, जिस प्रकार की वत्सलता वहाँ हमने देखी, वो भी अनुपम है। उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिल सकता। तो ये किस प्रकार से गुरु, किस प्रकार से नेता कार्यकर्ताओं को ग्रूम करते हैं, उसे बढ़ाते हैं, उसे बनाते हैं, उसे सजाते हैं, संवारते हैं और समाज के सामने परोसते हैं। और जो कार्यकर्ताओं की फौज है वह निष्प्रिय, निस्वार्थ रूप से, किसके कारण? विचार के कारण। जो अन्य धाराओं में जाति के कारण, धन के कारण, बदमाशों के कारण, अपराध के कारण जो वहाँ पर गोलबंदी है, जो मोटिवेशन है, जो मोबिलाइजेशन है, और हमारे यहाँ जो है वो विचार के कारण है। वैचारिक एकता, विचार का बल, वह कार्यकर्ताओं को इंस्पायर करती है, वह प्रेरित करती है, और उस बल के कारण, उस शक्ति के कारण कार्यकर्ता जो हैं वो नेतृत्व का निर्माण करते रहते हैं। यही लोकतंत्र है। इसी से देश बचता है, इसी से देश चलता है। जहाँ ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जहाँ नेतृत्व का निर्माण हो रहा है, सत्ता पक्ष की ओर से कोई मना नहीं, कभी कोई प्रतिबंध नहीं, कोई वर्जना नहीं, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा नहीं। हम लोगों ने इन वर्षों में, पिछले 35 वर्षों में, मैं स्वयं की बात कर रहा हूँ, बहुत सी बंदिशें हम लोगों ने देखी हैं, लेकिन कभी भी कोई इस प्रकार की बात नहीं आई कि ऐसा नहीं बोलना, बल्कि बेखौफ जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनके विरोध में बेखौफ बोलते रहे। और उस समय की मीडिया का मैं ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हम छोटे लोगों की बातों को भी यथोचित स्थान दिया और कहीं से कोई दबाव नहीं आया कि ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों बोल दिया, ये कौन है, ऐसा ये कैसे बोल रहा है। तो ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और इसको जो प्रश्रय मिला, और सत्ता में बैठे लोगों ने भी कभी इसका खंडन नहीं किया। इसके पीछे है क्या? इसके पीछे विचार की शक्ति है, इसके पीछे नैतिकता की शक्ति है। हमारा नैतिक बल ऊंचा रहेगा, हमारे पास यदि वैचारिक बल रहेगा, वैचारिक अधिष्ठान, आधार रहेगा, तो कोई हमें रोक नहीं सकता। और हमारा ध्येय इतना ऊंचा है, हमारा ध्येय है राष्ट्र। राष्ट्र देवो भव, उपनिषद में मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ऐसा कहा है तैत्तिरीयोपनिषद में। ये दीक्षांत है। और सबका सार, सर्वस्व क्या है, सारांश क्या है? राष्ट्र देवो भव। राष्ट्र है तो माता, पिता, अतिथि, आचार्य सब हैं, हम आप सब हैं। राष्ट्र नहीं है तो कुछ नहीं, न कोई परंपरा, न कोई तीर्थ, न कोई स्थान, न कोई मनोरंजन, न कोई अर्थतंत्र। सब कुछ का आधार जो है वो राष्ट्र है। इसलिए मैंने आरंभ में ही कहा, बातों को दोहराना नहीं है, कि राष्ट्र हमारी आधारशिला है, राष्ट्रोपासना हमारा व्रत है, राष्ट्र की रक्षा हमारा व्रत है। इसलिए हमारे अवतार भी आते हैं तो एक सूत्र में पूरे राष्ट्र को बांधने का काम करते हैं।
भगवान श्री रामभद्र से लेकर श्री कृष्ण से लेकर भगवान आदि शंकराचार्य तक राष्ट्र के चारों कोनों में 4 पीठों की स्थापना करके, 4 मठों की स्थापना करके उन्होंने क्या किया? राष्ट्र की एकता अखंडता को दृढ़ किया, उसे ज़्यादा प्रगाढ़ किया, उसे सशक्त किया, उसे मजबूत किया। सत्ता विचार बल से चलती है। पहले तो विचार का बल यदि होगा तो सत्ता झुकेगी, हमारे सामने झुकती है। और विचार में सत्य की शक्ति होती है। हो सकता है कोई तत्काल न पचा सके उसे, लेकिन बाद में पचाने की क्षमता भी आती है। एक टाइम था, मैंने उदाहरण दिया किसी पोर्टल न्यूज को, उनके साथ बातचीत करते हुए मैंने एक उदाहरण दिया था कुछ दिनों पहले, अगस्त महीने की ही बात है, कि जिस दिन 6 दिसंबर 1992 को लांछित ढांचे को अयोध्या में गिराया गया, उस दिन देश में जिस प्रकार की और विदेशों में भी दमन की स्थितियां बनी और हमारे लोग हताहत हुए, गायें काटी गईं, मंदिर ढहाए गए, वह उस स्थिति की पुनरावृत्ति, वह घटनाक्रम 5 अगस्त 2020 को फिर दोहराया नहीं गया। क्यों नहीं दोहराया गया? सभी वर्गों में यह भावना आ गई, यह धारणा आ गई कि इनके पास विचार है, इनके पास सत्य है। सत्य उस समय भी हमारे पास था, लेकिन समाज ने उस सत्य को उस समय पचाने में अपनी रुचि नहीं दिखाई। उस समय समाज सत्य को पचाने की स्थिति में नहीं था, और आज सत्य को सहने की, पचाने की क्षमता आ गई। तो सत्य सहिष्णु समाज हमारे सामने आया। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे समाज की सत्य सहिष्णुता कारण है, और हमारे समाज का संगठन कौशल कारण है, और जो भारत सरकार की जो उसकी नेतृत्व क्षमता है, उस क्षमता, उस दृढ़ता के कारण भी लोगों ने सोचा कि अब कुछ करना ठीक नहीं है। सारी स्थितियां बदल गईं। मुझे याद है जब आदरणीय बलराज मधोक जी कहते थे, मैंने उनसे अलग से भी पूछा है, और वे बैठकों में हम लोगों को समझाते थे, कहते थे, सभाओं में कहते थे कि जिस दिन भारत का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति इतना मजबूत होगा और वह लाल किला से खड़ा होकर बोलेगा कि ये नियम बनाए जाते हैं, ये धाराएं, ये अनुच्छेद संविधान से हटाए जाते हैं, उस दिन ये हट जाएगा। हमने कहा कि इसमें ये कानूनी पचड़ा है, वहां से पास कराना है। उन्होंने कहा कहीं कुछ नहीं करना है। उनके जमाने में सुप्रीम कोर्ट में हम लोग गए थे 370 को हटाने के लिए। उस समय के न्यायाधीश ने, जहां मधोक साहब ने स्वयं 1 घंटे तक बहस किए थे, उन्होंने सुन करके कहा हर्ड एंड डिसमिस। और वही पिटीशन अभी वो पड़ा हुआ है, उनके यहाँ सब सुनवाई चल रही है। भारत सरकार ने दृढ़ता से, एक गृह मंत्री ने, और एक दिन राज्यसभा में 5 अगस्त 2019 को घोषणा की कि इसे सरकार हटा रही है, स्टेट को रीऑर्गेनाइज कर रही है। जो जनसंघ की पुरानी मांग थी, पुनर्गठन करना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ट्राइफर्केशन उसको लोग कहते थे, लोग चिढ़ते थे। रीऑर्गेनाइजेशन तो होता है, विभिन्न राज्यों का हुआ है समय समय पर, आगे भी होता ही रहेगा। रीऑर्गेनाइज करना, पुनर्गठन करना, पुनर्रचना करना, उसकी पुनर्व्यवस्था करना, कितनी आसानी से ये काम पूरे किए जा सके। क्यों किए जा सके? क्योंकि नेतृत्व की दृढ़ता थी और विचार का वैचारिक परिपाक था। अब कुछ लोग कहते हैं कि वहां फिर भी हिंसा हो रही है। भाई, वो हिंसा करने वाले ही लोग हैं, मेजॉरिटी ऐसा कुछ नहीं कर रही है, बहुमत ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन जो 2-4 उस किस्म के लोग हैं जिनका काम ही हिंसा करना है, अपराध करना है, गद्दारी करनी है, वो थोड़ी मानेंगे। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने 2 दिन पहले, मैंने देखा, उन्होंने मांग की कि 370 को फिर से रिस्टोर किया जाए। कोई सिद्धांत निष्ठा नहीं, कहने और करने का कोई, ये अवसरवाद की पराकाष्ठा है और देश के साथ गद्दारी का सबसे बड़ा नमूना है। बड़ी विचित्र बात है। ऐसे लोग व्यक्तिगत खुन्नस के कारण हम इतने अदूरदर्शी और इस प्रकार के बयान दें, इस प्रकार की मांग करें या अभियान को लीड करें, इससे गर्हित कोई काम नहीं हो सकता। लेकिन ऐसे ऐसे लोग कर रहे हैं। इनकी विश्वसनीयता निश्चित रूप से खराब हो रही है, घट रही है। लेकिन कार्यकर्ताओं का, विचारों से अनुप्राणित, संबलित, संपोषित कार्यकर्ताओं का
और यह दायित्व होता है कि वे अपने यहाँ मजबूत नेतृत्व का निर्माण निरंतर करते रहें। एक सज्जन ने मुझसे कहा कि अब तो आपके सभी मांगों को मोदी जी ने पूरे कर दिए, जनसंघ का कोई मांग अब बाकी नहीं है, इसलिए अब जनसंघ को आगे चलाने से क्या फायदा। हमने कहा कि यदि जनसंघ नहीं बना होता, जनसंघ ने ये सब मांगे नहीं की होती, तो मोदी जी आज क्या कर रहे होते। मोदी जी जैसे नेतृत्व का निर्माण होता रहे देश में, और ऐसे देश हित के लिए जितनी मांगे हो सकती हैं, जितने वातावरण बन सकते हैं, जितने प्रकार के विषय और बिंदु ध्यान में आ सकते हैं, उन पर चिंतन करके सरकार और समाज का ध्यान आकृष्ट होता रहे, इसके लिए जनसंघ की आवश्यकता है। और जनसंघ आगे भी इसी उत्साह के साथ काम करता रहेगा, क्योंकि हमने आरंभ में कहा सत्ता हमारे लिए माध्यम भी नहीं है, समाज ही माध्यम है। सत्ता हमारे सामने तिनके के समान है। सत्ता में जाने को हम सफलता नहीं मानते, हमारे लिए तो समाज की सेवा करना ही ये सफलता का द्योतक है, सूचक है। तो मोदी जी जैसे नेतृत्व, इनसे भी बढ़िया नेतृत्व भारत को मिलता रहे आगे, और इसके लिए नेतृत्व निर्माण की कार्यशाला और देश को जो जरूरी विषय हैं राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आयामों में, उन समस्त विषयों की प्राप्ति होती रहे। धर्रा से हटकर, प्रचलित धारा से हटकर और राष्ट्र के लिए सर्वस्व उत्सर्ग करने की भावना लोगों के भीतर बलवती होती रहे, इसके लिए जनसंघ की आवश्यकता है। जैसे सेना की हमेशा आवश्यकता है, युद्ध हो तब न हो तब, पुलिस की हमेशा आवश्यकता है, और अफसरों की हमेशा आवश्यकता है, उसी तरह जनसंघ की भी राजनीति को शुद्ध रखने के लिए हमेशा आवश्यकता है। यदि जनसंघ नहीं बना होता तो जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी होती। हमारे पास, हमारे इस जनसंघ नाम के पास विचार का बल था, कार्यकर्ताओं का बल था, संगठन तंत्र था, और उस पर खड़े होकर हवाई नेता जो हैं वो जनता पार्टी की सरकार में मिनिस्टर बने। उसके बाद जनसंघ नहीं होता, जनसंघ की ये विस्तृत भूमि नहीं होती, जनसंघ की अपील नहीं होती, जनसंघ का नाम नहीं होता, तो जनता पार्टी से टूटने के बाद भारतीय जनता पार्टी नहीं बनी होती। और भारतीय जनता पार्टी को जब गांधीवादी समाजवाद और विषय, जिन लोगों के फोटो उन्होंने अपनी स्थापना के समय लगाए थे अपने मंच पर, उनके नाम पर जब वोट बहुत कम मिले और सीटें तो मिली ही नहीं, 2 व्यक्ति संयोग से जीत गए थे, एक आंध्र से और गुजरात की वो सीट तो भाजपा कभी हारी नहीं है, मेहसाणा से। तो यदि भारतीय जनता पार्टी क्या 2 सांसदों के बल पर आज शासन कर रही होती, 2/3 से ज्यादा बहुमत मिला, कैसे मिला? जनसंघ की आधारशिला है। और जनसंघ की उपयोगिता और औचित्य क्या है? कहा इतने प्रबल और प्रचंड बहुमत और बहुत सशक्त नेतृत्व के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को डॉक्टर मुखर्जी का फोटो लगाना पड़ता है। जो हमारे संस्थापक हैं उनका फोटो वो भी लगाते हैं कि हमारे भी यही हैं, ये दावा वो छोड़ नहीं सकते। दीनदयाल जी का फोटो लगाना पड़ता है। मधोक जी को श्रद्धांजलि देने मोदी जी गए, अमित शाह जी गए, पूरी कैबिनेट गई उनकी, हम उसके लिए बार बार उनका धन्यवाद देते ही रहते हैं जब जरूरत पड़ती है। जनसंघ से अपने को जोड़कर, जनसंघ की पहचान से अपने को जोड़कर भाजपा आज भी अपना परिचय कराती है। इसका मतलब क्या है? जनसंघ आज भी मजबूत है। जनसंघ की ही विश्वसनीयता, जनसंघ की ही प्रामाणिकता लोगों के मनोमस्तिष्क में विराजमान है। और देश के कुछ प्रांतों में अभी भी बीजेपी को कहना पड़ता है कि ये जनसंघ का नया अवतार है, आज की तारीख में भी। और पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में लोग जनसंघ और डॉक्टर मुखर्जी को जानते हैं। हमारे पास इतनी बड़ी पूंजी है, और उस पूंजी पर हम आंच आने दें, उसके साथ हम कहीं सौदा कर लें, कहीं मर्ज कर जाएं, सवाल ही नहीं है। इसलिए 2014 के बाद, या एक प्रकार से यूं कहें कि माननीय मधोक जी के शरीर पूरे हो जाने के बाद 2016 में हमारी पार्टी की मीटिंग हुई। श्री गोपाल भाई पटेल, श्री प्रफुल्ल गोराड़िया जी और हम 3 व्यक्ति अलग से बैठे, अलग से विचार हुआ कि सबके सामने सारी बातें न करके हम लोग थोड़ी अलग से बातचीत कर लें। उसमें हुआ कि जनसंघ तो चला नहीं, कैसे चलेगा,
हमने कहा जनसंघ चल रहा है और ऐसे ही चलेगा। भारतीय जनता पार्टी को बार बार जनसंघ का नाम लेना पड़ रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जनसंघ कहीं न कहीं इतने दिनों से संसद और विधानसभाओं से बाहर होने के बावजूद लोगों के मनोमस्तिष्क में बैठा हुआ है। भाजपा को भी वे जनता पार्टी के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं, वे भाजपा को भी जनसंघ के ही नए अवतार के रूप में स्वीकार करने को तैयार हैं। और मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देते हुए कि हमारे बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं, बहुतों की टिप्पणियों के कारण या फिर लाइक के कारण बहुत सारे हमको दिखाई भी दे रहे हैं, इसलिए आप सबका बारंबार आभार और धन्यवाद ज्ञापन करते हुए मैं अपनी बात पूरी करूं कि यदि जनसंघ के नए अवतार के रूप में भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने दिल खोलकर अपनाया, हृदय से अपनाया, तो ओरिजिनल जनसंघ, पुराने जनसंघ को क्यों नहीं अपनाएंगे? अवश्य अपनाएंगे। यदि जनसंघ के नए अवतार के नाम पर भाजपा सरकार बना सकती है, पूरे देश में शासन कर सकती है, कांग्रेस युक्त हो सकती है, तो अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माण और सशक्त समर्थ भारत, स्वावलंबी भारत के निर्माण के लिए ओरिजिनल जनसंघ की आवश्यकता है। कोरोना काल में ओरिजिनल चीज़ों की आवश्यकता ज़्यादा पड़ गई है और इसलिए राजनीति इस संक्रमण काल, इस कोरोना काल में हमारी जो प्रासंगिकता है, हमारा जो रेलेवेंस है, वो ध्यान में लोगों की आएगी और एक दिन जनसंघ, ओरिजिनल जनसंघ को भी लोग अपनाने के लिए बाध्य हो जाएंगे। बाजार में डुप्लीकेट चीज़ें तब तक बिकती हैं जब तक ओरिजिनल का वर्चस्व नहीं होता। बाजार में हम भी हैं, भाजपा भी है। हम भाजपा के विरोधी नहीं हैं, भाजपा में हमारे लोग हैं, हम उन्हें अपना मानते हैं और मैं उनका भी वो आभार ज्ञापन करूं कि वे भी हमें अपना मानते हैं। अन्यों से, अन्य दलों से, अन्य दलों के भी लोग, हम लोकतंत्रवादी हैं तो सबसे हमारा संबंध है। अन्य दलों के लोग भी हमें एक पॉलिटिकल व्यक्ति के रूप में, दल के रूप में मान्यता देते हैं, आदर करते हैं। जो यथोचित व्यवहार होता है, प्रेम होता है, वो करते हैं। लेकिन भाजपा के लोग उन अन्य लोगों से थोड़ा बढ़कर प्रेम करते हैं। कभी चिढ़ भी जाते हैं चुनाव इत्यादि के समय कि आप वोट काटने वाले हैं, लेकिन अन्य समयों में ये भी कहते हैं कि भाई हम तो आप ही के हैं, ऐसा कहते हैं। उनके यहाँ शपथ में, उनके यहाँ प्रतिज्ञा में कहा जाता है कि जनसंघ हमारा वैचारिक अधिष्ठान है। अधिष्ठान शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है, उनके कार्यकर्ता बताते हैं। मैं तो उनसे उस रूप में परिचित नहीं हूँ, लेकिन कार्यकर्ता उनके बताते हैं। तो इस वैचारिक अधिष्ठान पर, इसकी भूमि पर वो खड़े हैं, तो वो मानते हैं कि वो हमारे हैं, हम उनके हैं। अब ये मानना कुछ और बढ़ जाए, जितना चाहिए उतना बढ़ जाए, यदि वे जातीय समीकरण के आधार पर जातीय दलों को बहुत सीटें दे सकते हैं। अब श्री अरुण जेटली जी नहीं है, 2005 में बिहार में चुनाव हो रहे थे और श्री प्रफुल्ल गोराडिया जी भाजपा से तुरंत जनसंघ में आए थे 2004 में, और जनसंघ महासचिव के रूप में उन्होंने बिहार प्रभारी भाजपा महासचिव श्री अरुण जेटली जी को पत्र लिखा कि हम इतने सीटों पर लड़ना चाहते हैं। उसका जवाब नहीं आया। दोनों आपस में मिले, दिल्ली में मिले, दोनों में आदान प्रदान सब हुआ, जवाब नहीं आया। तो पर्दे के पीछे एक इनफॉर्मल जनसंघ और बीजेपी के नेताओं के बीच में संबंध है। किसी दिन यदि फॉर्मल संबंध हो जाए तो भाजपा के पास प्रैक्टिकल पावर है, हमारे पास आइडियोलॉजिकल पावर है, हमारे पास वैचारिक धरातल है और उनके पास संसाधन है। दोनों मिल जाएंगे तो भारत को राम राज्य प्रदान करने में हम तुरंत सक्षम हो जाएंगे। लेकिन मैं भाजपा से अपील नहीं कर रहा हूं कि आप मिलिए, उनको आवश्यकता होगी तो मिलेंगे। उनको जातीय तत्वों की आवश्यकता है, भ्रष्ट तत्वों की आवश्यकता है, दल बदलुओं की आवश्यकता है, अपराधियों की आवश्यकता है, उनको वो मिलते मिलाते रहते हैं। लेकिन हमें ऐसे तत्वों की आवश्यकता नहीं है, हम जल्दी में नहीं है। हमारा तो ध्येय ही समाज सेवा है, तो हम समाज की सेवा कर रहे हैं, चाहे शक्ति हो तो और चाहे कम हम दुर्बल हों तो समाज सेवा ही हमारा ध्येय है। उसे एक रास्ते पर चरई वेति कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नामार्थ नाशनम। अपनी शक्ति के अनुसार हम अपनी लड़ाई जारी रखें, हम लड़ रहे हैं, इसलिए हमें कोई मलाल नहीं। लेकिन यदि वे मिल जाते हैं तो राम राज्य शीघ्र आ सकता है। और वो मधोक जी की अपील पर नहीं मिले, उनको नहीं मिलाया, तमाम लोगों को मिलाया, लेकिन उनको नहीं मिलाया।
हमारा देखा हुआ है, तो हमें भी मिलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिस दिन जब तक हम नहीं मिलेंगे तब तक हमारी प्रामाणिकता, विश्वसनीयता बनी रहेगी, और उस विश्वसनीयता के बल पर कहीं हम सशक्त हो गए, हमारी आने वाली पीढ़ी सशक्त हो गई इस रास्ते पर रहते हुए, इस प्रकार की तपस्या करते हुए, तो फिर क्या होगा? कोई कल्पना कर सकता है कि 2004 से 2014 तक जिस दल ने और जिसके एक वृद्ध व्यक्ति ने प्रधानमंत्री के रूप में शासन किया, और उसकी देश के प्राण, देश के हृदय स्थल उत्तर प्रदेश में उसकी कोई गिनती नहीं है, न उस समय थी न आज है। तो ये राजनीति है, ये राजनीति की रपटीली राहें। अटल जी ने एक अपनी पुस्तक में लिखा है, एक निबंध है उनका, ये रपटीली राहें हैं, सीधी राह नहीं है। दिल्ली की सत्ता, नई दिल्ली की सत्ता जोड़ तोड़ से मिल गई, लेकिन संगठन और विश्वसनीयता नहीं मिली, और उत्तर प्रदेश में वो दल हाशिए पर है, अभी भी बिहार में हाशिए पर है, और कल के दल और छोटे छोटे बच्चों के पीछे वो गिड़गिड़ा रहे हैं तालमेल करने के लिए। और हम 4 ही होते हैं, अपने बल पर लड़ते हैं, किसी के पास आज तक न गिड़गिड़ाने गए और न किसी अराजक, अपराधी, भ्रष्ट तत्व के साथ समझौता करने गए। ये हम में और अन्यों में अंतर है। सत्ता की लालसा जिस दिन आ जाएगी, सफलता की, तथाकथित सफलता की लालसा आ जाएगी, उस दिन देश का तो बंटाधार होगा ही, हमारा भी हो जाएगा। और इस लालसा से हम जितने ही अलग रहेंगे, निष्प्रिय रहेंगे, मुक्त रहेंगे, उस दिन हमारे ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। इसलिए हमारे सारे लोग सुरक्षित हैं और सारे लोग सुव्यवस्थित रीति से समाज की सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं। अपने सभी कार्यकर्ताओं का भूरिशः अभिनंदन करते हुए, अपने श्रोताओं का, अपने समर्थकों का, सहानुभूति रखने वालों का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, और भारतवर्ष के प्रबुद्ध मतदाताओं का, नागरिकों का, सबका बारंबार अभिवादन करते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। बीच बीच में हम लोग मिलते रहेंगे। पार्टी के हमारी कोर कमेटी ने, जो नेशनल कोर कमेटी है, उसके लोगों ने काफ़ी तन्मयता से इस कार्यक्रम को शुरू किया है। उनका कहना है भाई कुछ न कुछ सोशल मीडिया पर हम लोगों को इस रूप में भी रहना चाहिए, वैचारिक रूप में। मुझे वो बात अच्छी लगी। महामनीषी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहा करते थे कि मतदाताओं का मार्गदर्शन और प्रशिक्षण ये 2 ही करते हैं, राजनेता माने राजनीतिक दल और मीडिया, समाचार पत्र। आज राजनीतिक दल भी कारपोरेट हाउसेस की तरह हो गए हैं, और मीडिया, जो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो पूरी की पूरी कारपोरेट हाउसेस के द्वारा नियंत्रित है, नियोजित है। ऐसे में हमारे पास एक सुगम हथियार आया है। इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, इसमें सब लोग समय दे रहे हैं। और ये सुगम हथियार क्या है, सुगम प्लेटफॉर्म क्या है? वो है सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया पर हम गाहे बगाहे एक्टिव हैं, लेकिन जितनी एक्टिविटी की आवश्यकता, जितने संवाद की आवश्यकता है, उस संवाद को और बढ़ाया जाए। और इस नाते हमारे जनसंघ के राष्ट्रीय मीडिया और प्रकाशन विभाग के मित्रों ने, कोर कमेटी के सहयोगियों ने, हमारे सचिव मंडल के सदस्यों ने इस प्रकार की योजना बनाई कि कुछ संवाद और बढ़े। अब आगे वो जैसी योजना बनाएंगे, इस कार्यक्रम को साप्ताहिक रखेंगे या फिर पाक्षिक रखेंगे साप्ताहिक के स्थान पर, या फिर कुछ और करेंगे, ये उन पर है। हमारे यहाँ पूरी तरह से लोकतंत्र है, जो विचार विमर्श वो करेंगे। और जिस प्रकार की योजना बनाएंगे, उस योजना के अनुरूप हम लोग मिलते रहेंगे। हमारे दल के अन्य नेता भी मिलते रहेंगे समय समय पर, और उनके साथ अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं का इंटरेक्शन हो, वोटर्स का इंटरेक्शन हो, मतदाताओं का उनके साथ संवाद हो। और जो नागरिक हैं, जो हमारे देश के लोग हैं, समाज के जो आदरणीय लोग हैं, उनके पास जो समस्याएं होंगी, जो उनके पास परेशानियां होंगी, उन परेशानियों को दूर करने में हमारी जहाँ जहाँ क्षमता होगी, जहाँ जहाँ पहुँच होगी, वहाँ हम उसके लिए भी जुड़ेंगे, और उसके लिए भी ये प्लेटफॉर्म साधन बनेगा। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, और जुड़ने के लिए, जुड़े हुए लोगों का बहुत स्वागत करते हुए, और जुड़ने के लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए मैं आज अपनी बात पूरी करता हूँ। भारत माता की जय। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।